हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग एएलपी टेक्नीशियन, उसके बाद आरपीएफ एसआई का एग्जाम खत्म कर लिया। आपने सबका आंसर की भी देख लिया। बहुत सारे दोस्तों का एएलपी में फुल टू फुल मैथ्स में मार्क्स आए हैं। उसी तरह से टेक्नीशियन में भी सारे बच्चों का फुल टू फुल मैथ्स में मार्क्स आए हैं। आपके कितने बन रहे हैं आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैथ्स में कितने बन रहे हैं। अब हम लोग सभी चीज को छोड़ करके एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी में लग चुके हैं और इसमें मैथ्स के आपको जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले उसकी तैयारी करने से पहले हम लोग 25 क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि सीबीटी 2 एग्जाम 2019 में, यानी कि 21/1/2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल आज हम लोग करेंगे। एएलपी और टेक्नीशियन जो कंबाइंड परीक्षा हुआ था उसमें, तो उसके ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो अब सबसे पहले इस सेशन में हम लोग 9 सेट करेंगे, क्योंकि उस टाइम जो एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें 9 सेट में परीक्षा हुई थी। तो 9 सेट में परीक्षाएं हुई थी, तो इसको पहला सेट आज हम लोग क्लियर करेंगे और ये 9 दिन में हम लोग क्लियर करके फिर नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि किसी चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज जान जाइए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और पहला विकर्ण 6 दे दिया हुआ है, यानी कि पहला विकर्ण क्या दे दिया हुआ है 6 और यहाँ पे 96 हो गया। अब इसको जैसे ही हम लोग काटेंगे तो ये 3 मर्त में कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 32 3 का 96, यानी दूसरा विकर्ण जो पूछ रहा है उसका वैल्यू हो जाएगा 32। दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 32। कह रहा है कि x और y के आयु का अनुपात 4:5 है, यानी कि 4:5 अनुपात दे दिया हुआ पहले ही से। 6 वर्ष बाद, ठीक है, उनका अनुपात जो हो रहा है वो 6:7 हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 का। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? 2 का। याद रहे दोनों साइड सेम अंतर है तब ये मेथड काम करेगा। अब देखिए 2 का अंतर है तो इसमें पहले 2 से भाग करिए तो 3 मर्त में कट गया, यानी कि एक मतलब जैसे क्या है ना कि एक x का वैल्यू क्या निकल गया 3। अब अगर y की वर्तमान आयु, तो देखिए अगर x का पूछता तो इसमें 3 से गुना करते, अगर y का पूछ रहा है तो इसमें गुना करेंगे। तो ठीक है, तो 5 गुणा में 3, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 15, यानी 15 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 760 रुपया में बेचने पर 5% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले कि 760 रुपया में बेचा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एसपी है, तो सोचने की कोई बात नहीं, आपको लिखेंगे एक्स का 5% की हानि हो रही है 95%, यानी कि 100 में से 5 घटा दिए, बराबर में 760 है। ठीक है दोस्त। हाँ, अब देखिए 19 5 95 और 19 चौका 76, 5 8 40, ठीक है, 8 मर्त में। अब जैसे ही अब यहां पे 100 से 8 में गुना करेंगे तो इस प्रश्न का हमारा आंसर निकल जाएगा 800, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 800। इसीलिए 760 रुपए में बेचा गया है तो 5% की हानि हो गई है। बात समझ में आया? अगर बात समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। फिर देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। सबसे पहले व्यास अगर 12 है तो मैं कह सकता हूं कि इसकी त्रिज्या 6 होगी, तो मैं कहूं कि 4/3 पाई बड़का आर क्यूब बराबर, करे कि यदि 2 गोले मतलब 3 गोले में बांटा जा रहा है, कितने गोले में? ठीक है, 4/3 पाई, अब 3 गोला बनाया जा रहा है तो R1 का क्यूब, ठीक है, छोटा लेते हैं, इसको छोटा लेते हैं, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि यहां पे हमने 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब 3 बार लिखे हैं, 3 गोला के लिए लिखे हैं। बात यहां समझ में आया? हाँ आया। आगे देखिए, अब इससे हमारा ये कट जाएगा,
ये आपको समझा रहे हैं, आपको परीक्षा में डायरेक्ट यहां से काम करने हैं। अब जैसे ही आर क्यू आया तो यहां पे 6 था, तो 6 का क्यू हो जाएगा 216 बराबर। आगे देखिए, इसमें से दो गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 6 है तो व्यास 6 है तो 3 होगा, तो 3 3 का 9 3 का 27, ठीक है। दूसरे का 10 है तो 10, तो 125 हो जाएगा, 50 25 50 125, क्योंकि आधा करेंगे ना त्रिज्या निकालने के लिए। हाँ, त्रिज्या आर याद रखिएगा, आर बराबर होता है d/2, तो हर बार में हम आधा कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्लस में आर का क्यूब, 3r का क्यूब। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये दोनों को अगर हम जोड़ करके, ठीक है, और घटा रहे हैं इधर से, तो हमारा 64 बन रहा है। आप भी कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि थर्ड आर यानी कि R3 का मान निकल रहा है हमारा 4। तो कह रहे हैं तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr², तो 4 लिख दिए, पाई को पाई रहने दे रहे हैं, और आर क्यू है तो 4 गुणे में 4 लिखे, ठीक है। तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा 64 पाई। मजेदार क्वेश्चन था, अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए। तो आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 8 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का घन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि उस संख्या को हम x मान ले रहे हैं, x, और इसका घन ज्ञात करना है। याद रखेंगे, जो आंसर आएगा x का, उसका क्यूब करना पड़ेगा। अब आइए, जब किसी संख्या के यानी कि x के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो 8 प्राप्त होता है। आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही हमने कहा कि 3x बराबर 24, यानी कि ये इधर आकर के जुटेगा तो 16 में 8 जोड़ेगा 24, तो 24 से जब इसको गुणा करेंगे, मतलब भाग करेंगे 3 से, तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 8। अब जैसे ही x का आंसर 8 आया, तो इसका मतलब है कि 8 का क्यूब करना पड़ेगा। 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 512, ठीक है। कर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 28 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने कहा कि 28 ले लो और 28 को तोड़ो, तो मैंने कहा 4 गुणे 7 टूटेगा, तो 4 जो है वो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? हमारा 7 हो जाएगा। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी अभी आप जुड़े हैं तो इस चैनल का नाम है गूगल मैथ्स, और इस पर हम लोग ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स वाला सेक्शन का तैयारी कर रहे हैं। और ये आपको मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस 20-20 मिनट 30-30 मिनट का आप वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको मैथ कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। 100 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले याद रखिए कि इसका सूत्र होता है CI और SI के अंतर का सूत्र होता है CI माइनस SI का अंतर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? P इंटू R का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। याद रखेंगे, ठीक है। अब P के जगह पर 100 रुपया ले रहा है, R का जगह पर 10 और 10 ले रहा है बटा, और फिर 100 का स्क्वायर करना है, तो A कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि टोटल कट गया, तो हमारा क्या आया? 1। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा 1 रुपया। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए फॉर्मूला हमेशा यही लगाइएगा, ठीक है। 3 वर्ष का जब आएगा उसका बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहां पे सेक 30 डिग्री का प्लस कोस 30 डिग्री का मान बता रहे हैं। सबसे पहले 30 डिग्री वाला फिगर ले लेंगे हम यहां पे। तो यहां पे अगर हम 30 दे रहे हैं तो ये 2 होगा, ये √3 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सेक का होता है कर्ण बटे आधार यानी कि 2 बटे √3, प्लस कॉस का होता है आधार बटे कर्ण यानी कि √3 बटा 2। अब जैसे ही आप इसका एलसीएम लिखेंगे तो 2 √3 और यहाँ पे 4 अब प्लस में 3 आएगा, क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेंगे 9, 9 का मान 3 हो जाएगा, यानी कि 7 बटा 2 √3 आएगा यहां पे। अब इसका एक बार परमेकरण कर लो, बस आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पे 7 इंटू 2 √3, ठीक है। अब इसको करिएगा तो 2 है, 2 दूनी 4 और फिर √3 का मान हो जाएगा 3, माने √3 में √3 से गुणा करेगा 3। तो अब देखिए इसको 2 से 2
4 कट जाएगा तो 2 तिया 6, यानी कि 7√3/6। इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 110 के 110% का 10%, यानी 110 के 110% का 10% का मान क्या होगा। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0, 11 11वां 121, 121 में जब आप 10 से भाग करेंगे तब 12.1 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, यदि x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2, जहां x और y पूर्णांक है तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक का मान लेंगे। जैसे मान लिया कि x बराबर 1 हो, माने है, याद रखिए x बराबर मैंने क्या कर लिया, 1 मान लिया। तो जैसे ही x बराबर 1 मानेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये बन जाएगा मेरा 0, ठीक है। और यहां पे ये क्या निकल जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, याद रखेंगे। फिर यहां पे 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां पे y माइनस 2 बराबर इसके आ जाएगा। अब जैसे y माइनस 2 है, स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, और आगे y माइनस 2 आ रहा है तो इससे ये चला जाएगा, तो y माइनस 2, ठीक है, y माइनस 2, y माइनस 2, याद रखेंगे कि यहां पे अब जो है ना ये खत्म हो गया, कोई इसमें लाव लिपियोल का बात नहीं है। अब यहां पे y माइनस 2 बराबर, यहां पे इधर बच रहा है हमारा 1, ठीक है। तो जैसे ही y बराबर हम करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है मेरा मान। तो x बराबर हमारा क्या है 1, तो 2 हो जाएगा, 3 3 का 9, 2 11। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जा रहा है 11। क्यों, देख सकते हैं आप, जैसे 2 और x का मान क्या लिया है 1, अब प्लस 3, और y का मान हम कितना निकाले हैं 3, 3 3 का 9, अब प्लस में 2 11। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। देख सकते हैं। देखिए दोस्त, यहां पे ये 0 बन गया और यहां पे ये y माइनस 2 बन गया, लेकिन याद रखें जब यहां पे ये 0 होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। हम लोगों ने गलती किया है, ठीक है, हमने गलती किया है, आपने नहीं किया है। ये 0 बनेगा, ठीक है दोस्त। अब जैसे ही 0 बनेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको मैं हटाता हूं। अब y माइनस 2 होगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट, तो यहाँ पे भी याद रखेंगे 0 आएगा, तो y बराबर हमारा क्या बनेगा 2, याद रखेंगे 2 बनेगा। अब 2 इंटू 1 अब प्लस 3 इंटू 2, तो 2 अब प्लस में आ गया 6, यहां पे आ जाएगा हमारा आंसर 8। तो इस प्रश्न का हमारा 11 नहीं 8 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 नहीं ये ले लिए थे, ये 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज XYZ है, मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम है XYZ। मैंने मान लीजिए कि एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका नाम दिया XYZ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे x दे रहे हैं, यहां पे y दे दिए और यहां पे z दे रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, करें x बराबर 45 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री का है, ठीक है। अब जैसे यहां पे 45 डिग्री का है, x पर 45, तो sec 45 का मान क्या होता है, सबसे पहले यहां पे 1 आएगा, ठीक है, यहां पे 1 आएगा और यहां पे √2 आएगा। तो सेक कौन बटा आधार होता है, तो √2 बटा 1 होगा, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा √2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक वस्तु को 642 रुपए में बेचा गया जबकि उसका क्रय मूल्य 600 था। अब क्या है ना कि एसपी जो है वो 642 था और सीपी जो है वो 600 है, तो जो लाभ हुआ है वो 42 रुपया का है। तो पी प्रतिशत बराबर सूत्र होता है पी बटा सीपी गुणा में 100। अब देखिए कंपटीशन है तो इतना सारा लिखिएगा ना तो ना होगा। हम क्या बताते हैं आपको कि सीधे ऊपर लिखिए 42, नीचे लिखिए 600 और यहाँ पे 100 तो काटिए और यहाँ पे 7 लिखिए, यानी 7%। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 7%। कंपटीशन के दौर में आपको ज्यादा तेजी से भागना पड़ेगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2,3 का x अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। सबसे पहला बात है ना कि हमको एक बनाना है चतुर्थांश। इसका होता है x, इसका होता है x डैश, इसका होता है y, इसका होता है y डैश। यहां पे मैंने दिया 1, यहां पे 2 और यहां पे मैंने दिया 3।
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैंने दिया 3। ठीक है, फिर यहाँ पे -1, -2 और -3, जिधर डैश होता है उधर माइनस होता है। -1, -2, -3। अब जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे होता है 0, मिड पॉइंट होता है। सबसे कह रहा है 2,3, तो 2,3, 2 यहां है और 3 यहां है, यानी कि इस बिंदु का बन रहा है यहाँ पे 2,3। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग इसका प्रतिबिंब बताइए। किसके अक्ष का? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष के अनुसार ये पलटेगा, बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। जैसे वाई अक्ष के अनुसार पूछता तो यहां रहता तो इधर पलटता, चाहे इधर रहता तो इधर पलट। वाई अक्ष के अकॉर्डिंग कहेगा तो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग कहेगा तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे। अब जैसे ही इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ करके इस खंड में आएगा। तो सबसे पहले जैसे था वैसे लेकर के आओ। अब पहले समझो, यहां पे दोनों का दोनों प्लस चिन्ह होता है, यहां पे माइनस और प्लस चिन्ह होता है, यहां पे माइनस और माइनस चिन्ह होता है, और यहां पे प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, अब अंक सेम टू सेम लेके आना है, तो ले आओ। 2 लेके आए और 3 लेके आए, चिन्ह इसमें का आएगा तो 2 और -3, यानी कि 2 और -3 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2, -3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात क्या है? वो है 2:3। अब मान लीजिए कि 2x है और 3x है, अनुपात हो गया, और ये है एचसीएफ। बराबर में हमारा कितना आ गया? 48। और इधर क्या हो जाएगा? एगो और x आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, आप जानते हैं कि a गुने b बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है दोस्त, अब समझ रहे होंगे आप। अब यहां पे जैसे हमने कहा कि इसको इससे काट दो और इसको काट दो, 2 तिया 6, 6 8 48, यानी कि x का मान हमारा निकल गया 8। क्या निकल गया? 8। अब जैसे ही हमारा x का मान 8 निकला तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। इसका मतलब है कि हम समझ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे होंगे कि 8 दूनी 16 और 8 तिरका 24, वह संख्या है 16 और 24। अब जैसे ही मैंने यहां लिखा 16 और यहां पे लिखा मैंने 24, ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों प्रश्नों के संख्याओं का योग ज्ञात करिए, बस योग। तो 6 और 4 10, 3 और 1 4, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी 40। देख, आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जब 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 5 के पावर 501। अब जैसे ही 5 के पावर 501 लिखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि 5 के पावर 3 के पावर 167। अब देखिए 7 तिरका 21 और 16 तिया 48 और 2 50। अब जैसे ही इसको हम लिखेंगे तब 5 के पावर यानी 125 के पावर 167 हो जाएगा। अब इसमें हमको डिवाइड करना है 126 से। अब जैसे ही 126 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार में से मतलब कम हो रहा है -1, हर बार में कम हो रहा है -1, और कितने बार कम हो रहा है? 167 बार। अब 167 को माइनस करेंगे तो वो माइनस से आएगा, क्योंकि यह सम नहीं है, ये विषम है, तो -1 आएगा। तो जिससे भाग कर रहे हैं यानी 126 से भाग कर रहे हैं उसमें से 1 घटा दीजिए, 125। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 125। और इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो जितना से भाग करने वाला रहेगा उससे 1 कम करके मतलब आंसर मार दीजिएगा, बस वही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर। अब क्या होता है ना कि घन का विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा और रूट में 3, तो भुजा की जगह पर 3 है और रूट 3, बस यही तो हमारा आंसर है। तो 3 रूट 3 सेंटीमीटर देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर वीडियो समझ में आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहे कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। अब याद रखिए कि एक बार ए और बी कार्य कर रहे हैं 12 दिन में, उसके बाद बी और सी कार्य कर रहे हैं कितने दिन में? 15 दिन में, और उसके बाद ए और सी काम कर रहे हैं 36 दिन में। ठीक है, तो सब में 2-2 आदमी हैं तो 1/2 कर लेंगे, बस इतना याद रखना है।
अब जैसे ही इसका एलसीएम निकाले हैं तो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा 136, तो 36 5 में, ठीक है, इसका हो जाएगा 12 मर्त में और इसका हो जाएगा 15 में, ठीक है। 15 5 20 12 32, यानी कि 1/2 गुणे 32 बटा में 180, इसको काटेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसको 4 चौके 16 काट दीजिए, ठीक है, 4 चौके 16 4 5 20 यानी 45। अब इसको 45/4 करके अब काट देंगे तो 11 चौके 44 और 2 5 यानी कि 11.25 इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न, समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करें। सबसे पहले जब मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होता है, तो बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 144 हो जाएगा, माइनस 4 a की जगह पर k और c की जगह पर 9। अब देखिए 9 चौके 36, ठीक है, अब 36 है तो अगर इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 36 हो जाएगा, यानी कि 144 बराबर में 36 हो जाएगा, यानी के का बराबर। अब इसको जैसे ही हम लोग काटेंगे तो 36 चौका 144 होता है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि के का मान हमारा 4 आ जाएगा, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 4। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि बी और ए और बी मिलकर के 7.5 दिन में। सबसे पहला बात कि ए और बी मिलकर के 7.5 यानी 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 और 15 यानी 15/2। अब कार्य कर रहा है तो 2/15 यानी इसको उलट करके लिखेंगे, और ए अकेले इस कार्य को 1/15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो जैसे 1/15 दिन में कर रहा है तो 15 और 15 का एलसीएम 15 होगा और यहाँ पे 1/15 होगा, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 15 दिन, यानी बी अकेले इसे 15 दिन में करेगा, ठीक है दोस्त, 15 दिन में। आ जाइए, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, एक छिद्र की वजह से उसे 10 घंटे का समय लगता है, यानी कि इसे हम लोग 9 घंटा में भर सकते हैं, लेकिन छिद्र के कारण इसको भरने में 10 घंटा लगा। अब 9 दहिया 90 एलसीएम हो गया, तो 10 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/90, और जैसे ही 1/90 आया इसका मतलब हुआ कि 90 घंटे में छिद्र अकेले इसको क्या कर सकता है, पूरी तरह से खाली कर सकता है। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको इस पर 9 सेट पूरा मिलेगा, उसके बाद हम लोग फिर नया सेशन चालू करेंगे मैथ का ही, यानी कि एएलपी सीबीटी 2 का पूर्ण रूप से हम तैयारी कराएंगे। अगर कोई दोस्त ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर कोई दोस्त एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स का इस चैनल से पूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है गूगल मैथ्स। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करें कि यदि 3 अंकों की संख्या 7 x और 6, अब यहां पे ये जो दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है, x दिख रहा है और 6, इस संख्या को इस प्रकार से बीच में कोई अंक डालना है जिससे कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा कि पहले 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट संख्या को जोड़ो, या तो 0 आए नहीं तो 11 आए, जोड़ करके घटाना है। तो 7 और 6 13, अब 13 में जोड़ो, इसको क्या करेंगे मतलब घटाएंगे, घटाना है x, जे हमको क्या मिल जाए, या तो 0 मिल जाए नहीं तो 11 मिल जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर इसमें से हम अधिकतम संख्या 10 घटा रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, तो ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से अगर हम 2 घटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 घटा रहे तो 13 में से अगर 2 घटा रहे तो 11 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का यानी बीच में जो ऑप्शन आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, यानी कि 726 बन जाएगा। और 726 जो है वो 11 से डिवाइड है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 11 6 66 6 और 11 6 66 यानी 66 मत में 726 कट जाएगा। तो आप देखिए फिर नेक्स्ट कर रहा है कि 2 5 8 14 21 का माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले सभी को जोड़ देना है, सभी को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है, और कितना से भाग कर देना है, जितना है उतना से भाग कर देना है। तो 5 और 2 7 8 15, 15 और 35 40 50, 50 बन गया, 50 में 5 से भाग करेंगे तो इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा 10। यानी माध्य क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की कुल संख्या, माध्य या औसत बोल सकते हैं। अब कह रहे हैं कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया, यानी कि जो अमाउंट मतलब जो मूलधन है वो 1200 है, रेट हमारा 4% का है, और टाइम कह रहा है कि बता दीजिए, टाइम कह रहे हैं बता दीजिए, और यह क्या हो जाए, 2 गुनी हो जाए, यानी 1200 था तो 2400 हो जाए, 1200 था तो 2400 हो जाए। इसका मतलब है कि 1200 ब्याज मिल जाए, यानी कि 1200 ब्याज मिल जाए। तो मैंने कहा कि 1200 से 1200 को काट दो और 4 से काट दो 25, यानी कि 25 वर्ष में यह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 1200 ब्याज मिल जाएगा, देख सकते हैं।
तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो यहाँ पे मैंने बताया था ऐसे, और इसको लेस करने पर 4 आ रहा था, यानी कि ए भी 4 घंटे में काम कर दे रहा है और बी भी 4 घंटे में काम कर रहा है, और ए 4 घंटे में काम कर रहा है, 50 के यहाँ स्पीड से कर रहा है, तो ये 200 भरेगा अकेले, ठीक है, वो भी 200 भरेगा, लेकिन इनका काम जो है वो 2-2 घंटा ही हो रहा है। 4 घंटा करते तब 200 भरते, तो 2 घंटा में 100 भरेंगे, और फिर वो भी 2 घंटा में 100, तो ये 200 हो जाएगा। मैंने आपको एक साथ भी बताया और अलग अलग भी बताया, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक मतलब बहुत बार आने वाला, ठीक है, मोड। अब देखिए सबसे पहला बात है कि यहाँ पे 22 है तो 2 बार आया है, 23 है तो वो 2 बार आया है, लेकिन 24 है जो 3 बार आया है, और 21 है जो 1 बार है, तो सबसे अधिक बार कौन आया? तो 24, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।